सो ये हमारा अगला मॉक टेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए कन्वर्जिंग स्टीडी फ्लो देयर इज क्या होता है, वहां पर कौन सी एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलती है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। कन्वर्जिंग जो होती है उसमें जो स्टीडी फ्लो होता है, एक्सेलरेशन जो होती है वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होती है। सेकंड इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी इंक्लूड है। न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए फ्लूइड कम्स into contact with a surface, the force exerted by the fluid on the surface is referred to as dash। वो कौन सा प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, नॉर्मल, या फिर वेट ऑफ लिक्विड होता है, या फिर टोटल फोर्स होता है। सो वो टोटल प्रेशर होता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। वही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। जब हमारा कोई फ्लूइड जो होता है वो सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो सरफेस के ऊपर फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है उसको आप टोटल प्रेशर के नाम से जानते हैं या फिर प्रेशर फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि टोटल प्रेशर इज आल्सो नाउन एज प्रेशर फोर्स, इज आल्सो नाउन एज हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स। ये तीन नाम है इसके। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके तीन नाम क्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द, ये इजी क्वेश्चन है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। प्रेशर हेड एट द पॉइंट, राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो ऊपर बढ़ रहा है मैनोमीटर में वो हमें देता है प्रेशर हेड देता है। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर हमें प्रेशर हेड देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस इज नाउन एज, उसको आप सीसी के नाम से जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, याद होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की 56 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है। सो मैनोमीटर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 70% हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है एंड 56 ओवरऑल एफिशिएंसी दी है। तो ये परसेंटेज में वैल्यू है, आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो 0.7 70 का बन गया, 0.56 जो है वो 0.56 का परसेंटेज का बन गया। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में दी गई तो 0.8 इंटू 100, तो 80% इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर शोन इन द फिगर। हमारे पास फिगर दी गई है, यहाँ पर हमें डिफेक्ट जो है उसको फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कौन सा डिफेक्ट दिया गया है। सो कौन सा डिफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमें डिफेक्ट नजर आ रहा है वो है शेक डिफेक्ट। शेक डिफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो शेक जो होता है ये कुछ नहीं होता है, सिंपली ये क्रैक होता है। क्रैक से के नाम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि शेक जो होता है वो क्रैक होता है, जो कि हमारा जो वुड का फाइबर होता है उसको सेपरेट कर देता है, वुड फाइबर को सेपरेट कर देता है, या फिर आधा करेगा या फिर पूरा ही वो सेपरेट कर देगा। तो ये सेपरेशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो शेक होते हैं, शेक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक स्टार शेक होता है, एक रिंग शेक होता है, एक हार्ट शेक होता है। तो ये तीन तरह के शेक होते हैं। तो इनको डिफाइन करने का भी यही होता है कि भाई जो हार्ट शेक है वो हार्ट की शेप में बना होगा, रिंग शेक जो को रिंग की शेप में बना होगा, एंड स्टार शेक स्टार की शेप में बना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग सीमेंट कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन।
कितना होता है पीएच वैल्यू जो होती है। हमारा जो आईएस कोड है वो कहता है भाई कि जो आप कंक्रीट बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए या फिर जो क्यूरिंग करने के लिए पानी यूज करते हैं, वो भाई जो पीने वाला पानी होता है वही यूज करना पड़ेगा आपको। तो पीएच जो वैल्यू होती है पीने वाले पानी की, वो 6 से 8.5 होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, पीएच वैल्यू यूज फॉर मिक्सिंग क्यूरिंग कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि कम वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम पूछी गई है, तो ये आंसर होगा हमारा 6। अगला देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टील में बी टेकन एज, डेंसिटी जो होती है स्टील की वो आप कितनी लेते हैं, ये वाली लेते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ द मोल्ड ऑफ बिकार्ड्स apparatus इन विच सीमेंट पेस्ट इज फिल्ड। डिमेंशन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे बिकार्ड्स apparatus जो होता है। आपको पता है कि बिकार्ड्स apparatus जो होता है ये, इसको आप यूज करते हैं ताकि ये कंसिस्टेंसी जो होती है सीमेंट की पेस्ट की, वो उसको फाइंड आउट कर सके, या फिर जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है या फिर फाइनल सेटिंग टाइम होती है, इसको ये फाइंड आउट कर सके। इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमसे यहाँ पे मोल्ड का साइज पूछ रहा है, डिमेंशन पूछ रहा है कि भाई कितनी होती है। तो जब भी आप बिकार्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम एक स्क्वायर टाइप की नीडल यूज करते हैं। स्क्वायर टाइप की नीडल, भाई कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करने पड़ते हैं, बाद में हम डिमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्वायर नीडल को यूज करते हैं, जो कि 1 mm साइज की होती है। एंड उसकी लेंथ की बात करेंगे हम तो 50 mm उसकी लेंथ होती है स्क्वायर नीडल की। एंड हम एक मोल्ड भी यूज करते हैं, जो मोल्ड होता है 40 mm उसकी हाइट होती है, जो मोल्ड होता है। एंड जो मोल्ड होता है वो 80 mm डायमीटर का होता है, 80 mm डायमीटर का होता है। तो देखिए 80 mm डायमीटर, 80 mm डायमीटर एंड 40 हाइट, यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर लाइम। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पुअर लाइम का वो हमें बताना है। तो भाई ये पुअर लाइम जो होता है इसके दो और नाम है, वो है इम्प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम एंड लीन लाइम, ये दो इसके और नाम है। ये जो होता है लाइम, इसमें क्ले का जो परसेंटेज होता है वो 30% से ज्यादा होता है, 30% से ज्यादा जो होती है इम्प्यूरिटीज होती है, यानी कि क्ले का कंटेंट होता है। एंड 70% से कम जो होती है प्योरिटी होती है, प्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सो एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये लाइम जो होता है, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा सेटिंग एंड हार्डनिंग फास्ट, ये गलत है। इसकी जो सेटिंग एंड जो हार्डनिंग होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इसकी बहुत ही स्लो प्रोसेस से होती है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बाकी ये जितने भी दी गए हैं हाइड्रेट स्लोली, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे ही सही है, सिर्फ यही गलत है। सेटिंग एंड हार्डनिंग जो होती है फास्ट, यहाँ पे बोला गया है हार्डन वेरी स्लोली, ये बहुत ही स्लोली तरीके से हार्ड होता है, फास्ट नहीं होता है। इसको आप जो इंजीनियरिंग वर्क होता है उसमें ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं लेकिन जो माइनर, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, जैसे कि जो आपको ब्रिक वर्क की एक फाउंडेशन बनानी है अपने घर के आसपास अराउंड, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंस वर्क होगा इंजीनियरिंग का, उसके लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे इस लाइम को। अगला देखिए यहाँ पे द सुटेबिलिटी ऑफ द स्टोन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन बाय टेस्टिंग इट्स हार्डनेस इज इवेल्युएटेड बाय डैश टेस्ट। सो कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है एवरेशन टेस्ट। एवरेशन टेस्ट जो होता है ये हार्डनेस जो होती है उसका पता लगाने के लिए यूज करता है, जो एग्रीगेट की हार्डनेस होता है उसके बारे में, ताकि आप भाई रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी हो कि भाई आप एग्रीगेट जो यूज कर रहे हैं वो है
कि नहीं, हार्ड है कि नहीं है। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो आप कर सकते हैं टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए। जो भाई टफनेस होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट, रेजिस्टेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट, दैट इज टफनेस को फाइंड आउट करते हैं एग्रीगेट का। अब देखिए यहाँ पर हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, पूछ रहा है कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 110 मीटर। तो हमें इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ऐसे देखिए हमारे पास तीन चार टर्म होती है। एक होती है एस एस डी, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, आई एस डी और ओ एस डी। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? हम क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करेंगे आपको। देखिए सबसे पहले एस एस डी की फुल फॉर्म देखते हैं। एस फॉर स्टॉपिंग, एस फॉर साइड एंड डी फॉर डिस्टेंस। ये ये जो है ना, ये सभी में कॉमन रहेंगे। साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस, इसमें भी साइड डिस्टेंस। सिर्फ एस आई ओ ये आपको चेंज करना है, बाकी सभी में साइड डिस्टेंस कॉमन ही रहेगा। यहाँ पर स्टॉपिंग, यहाँ पर आई फॉर इंटरमीडिएट देखिए पूछा गया है, एंड ओ फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देखिए तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी जरूरी है। अगर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी कि आई एस डी जो होती है वो होती है 2 गुना ऑफ किसका, एस एस डी के, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। कहने का मीनिंग है कि आई एस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस एस डी, 2 गुना, यानी कि एस एस डी हमारे पास दी गई है 110, तो गुना 2 आप करेंगे तो 220 मीटर कहाँ पे दिया है। हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आप कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, कि कहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो भाई इसको आप वहां पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। जहां पर आप ओ एस डी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उस केसेस में आपको आई एस डी जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इफ द ट्रैक is laid on the place in a curve of 5 degree, the allowable ruling gradient on the curve is 1 in 200। सो भाई हमारे पास क्या क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ कर्व 5 डिग्री दिया गया है, एंड रूलिंग ग्रेडियंट हमारे पास गिवन है 1 in 200, 1 in 200। ये हमारे पास दो चीजें दी गई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलोएबल रूलिंग ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। एलोएबल रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो होता है इज इक्वल टू हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये भी आपको पता है। ग्रेड कंपनसेशन जैसे कि अगर आप ब्रॉड गेज की बात करेंगे तो उसके लिए 0.04% होता है। अगर आप मीटर गेज की बात करेंगे तो उसके लिए 0.03% होता है। अगर आप नैरो गेज की बात करेंगे तो उसके लिए 0.02% होता है। तो ये ग्रेड कंपोजिशन होता है, पर डिग्री ऑफ कर्व होता है सभी के लिए। तो ये हमारे पास ग्रेड कंपोजिशन आ गया। हमारे पास डिग्री ऑफ कर्व दिया गया है 5, रूलिंग ग्रेडियंट भी दिया गया है 1 in 200। तो हमें ग्रेड कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। हम मान के चलते हैं कि भाई हम जो यूज कर रहे हैं वो ब्रॉड गेज के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 × 0.04 रोड जो कंपनसेशन है वो, तो हमारे पास कितना है 0.2%। कर्व कंपनसेशन हमारे पास 5 डिग्री के लिए आ गया। रूलिंग ग्रेडियंट हमारे पास कितना दिया गया है 1 in 200। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.5, ये हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट आ गया है। रूलिंग ग्रेडियंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ग्रेड कंपोजिशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम एलोएबल ग्रेडियंट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसके बराबर होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपोजिशन। तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना है हमारे पास, ये अभी आया रूलिंग ग्रेडियंट
0.5 माइनस कंपनसेशन कितना आया 0.2%, तो इज इक्वल टू 0.3। ये हमारे पास अलोवेबल ग्रेडियंट आ चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है 1 इन दी गई है 3 4 एंड 318 297, तो इसको भी हमें जो है ऐसी ही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है 0.3 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इसके नियर बाय आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 1/3333, ये आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू हमारे IS कोड गाइडलाइन IRC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है कर्व इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सिंगल लेन कैरीज वे इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज लॉन्गर देन। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये क्या होती है भाई? एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है, इनके कहने का मीनिंग है कि एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ रोड। एक्स्ट्रा वाइडनिंग मींस एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ रोड, यानी कि रोड की चौड़ाई जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ाना हमें। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो कर्व पर ही आप प्रोवाइड करते हैं, जो कर्व का सेक्शन होता है वहां पर ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो अंदर की तरफ प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है हॉरिजॉन्टल जो कर्व होता है वहां पर ही प्रोवाइड करती है, सिंगल लेन के लिए और डबल लेन के लिए प्रोवाइड करती है। तो सिंगल लेन के लिए भी केस है हमारे पास और डबल लेन के लिए भी हमारे पास केस है। तो यहाँ पे सिंगल लेन के लिए पूछा है, तो अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्व जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्व जो होता है वो लेस देन होता है 60 मीटर, तब आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे नोट नहीं होगा, नोट भी गलत है यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर सिंगल लेन कैरीज वे, अगर हमारी जो रोड की रेडियस जो है वो 60 मीटर से कम है, तब आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगल लेन के लिए। और डबल लेन जो होती है उसके लिए 300 मीटर से हमारा रेडियस कम होना चाहिए, तब जाकर आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन, इसका आंसर 1 आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था, तो आपका आंसर यही होगा उस केसेस में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीसी रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया के लिए, हैवी रेनफॉल एरिया के लिए कितना होगा? सो भाई यहाँ पे कैम्बर के बारे में पूछा गया है। कैम्बर आपको पता ही होगा, तो किसी न किसी को तो पता ही होता है। तो कैम्बर जो होता है एक क्रॉस स्लोप होता है, तो ये मिडिल में प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा रोड का सरफेस होता है उसके मिडिल में ये प्रोवाइड करते हैं। तो मिडिल का जो एरिया होता है उसको आप हाइट, थोड़ा सा हाइट में रखते हैं। तो ये जो रोड का मिडिल वाला पॉइंट होता है जो हाई लेवल पर होता है, इसको आप क्राउन के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्राउन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैम्बर प्रोवाइड करने का यही मेन रीजन होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो क्विकली ड्रेन ऑफ हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए, इसलिए कैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हमारी रोड पर जो पानी होता है वो इकट्ठा नहीं होता है। अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वो लगातार पानी के संपर्क में आने से हमारी रोड को डैमेज कर देगा। तो इसलिए कैम्बर प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कैम्बर जो होता है बहुत सारे रोड के सरफेस टाइप होते हैं, तो उन सभी के लिए अलग अलग तरह के कैम्बर प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सीसी के बारे में पूछा गया है, ऐसे ही बिटुमिनस का भी होता है, अर्थन रोड का भी कैम्बर होता है। तो हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पर कम बारिश होती है, तो यहाँ ये केसेस पूछा गया है। तो हैवी के लिए जो होता है 1/50 होता है। अब यहाँ पे 1/50 किस तरह का नहीं दिया गया है, तो हमें ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करने करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग है कि ये भी एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1/50 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 आएगा। अब यहाँ पे 0.02 नहीं दिया गया है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू परसेंट आ जाएगा। तो आपको परसेंटेज में वैल्यू आप इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2% कैम्बर
हम प्रोवाइड करेंगे सीसी के केसेस में, चाहे सीसी हो या फिर हाई टाइप का जो बिटुमिनस सरफेस होता है उसके लिए भी टू ही होता है हैवी रेनफॉल के केसेस में। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ए लाइन एंड द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको आप एजीमुथ के नाम से जानते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन के बीच में बनती है उसको आप एजीमुथ के नाम से जानते हैं। और ये लाइन जो होती है एजीमुथ, ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी, नॉर्थ में देखने को मिलती है। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द कैलकुलेट द करेक्शन फॉर द कर्वेचर। सीसी इन लेबलिंग में करेक्शन जो होती है, वेयर डी इज द डिस्टेंस साइट मेजर इन किलोमीटर। यहाँ पर जो डी दिया गया है सभी में, ये क्या है, डिस्टेंस साइटेड मेजर इन किलोमीटर। तो हमें सीसी जो है वो बताना है कि भाई करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होती है सीसी की। तो सीसी की जो करेक्ट एक्सप्रेशन होती है वो 0.07849 डी का स्क्वायर मीटर ये होती है। तो यहाँ पर करेक्शन फॉर कर्वेचर के लिए पूछा गया है, एक करेक्शन फॉर हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए भी होती है। तो कई बार एग्जाम में क्या हुआ कि भाई इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों का सम भी आपको पता होना जरूरी है। सो ये तो हो गया सीसी के लिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो कर्वेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे सीसी नहीं होगा, सी आर होगा। तो इन दोनों का प्लस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोनों का जो प्लस होता है यानी कि जो कंपोजिट करेक्शन होती है वो 0.0673 डी का स्क्वायर होती है। तो ये भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंटूर लाइंस विद वी शेप दैट शो convectivity toward higher ground or toward elevation of ground plateau generally indicate A। अब देखिए इसी क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक वैली से और एक रिज से। दोनों को मैं बताऊंगा कि भाई कौन किसके लिए है। अब देखिए कंटूर लाइंस विद वी शेप, कंटूर लाइन विद वी शेप दैट शो कन्वेक्सिटी टुवर्ड हायर ग्राउंड, यहाँ तक ये हम लेते हैं टुवर्ड हायर ग्राउंड, तो वो इंडिकेट करता है, दर्शाता है वैली को। अब यहाँ पे कंटूर लाइंस विद वी की जगह यू शेप दैट शो कन्वेक्सिटी टुवर्ड हायर की जगह लोअर ग्राउंड दैट इंडिकेट्स रिज को। दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, कौन सा वैली को होता है कौन सा रिज को होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए भाई हमें मैच करना है सर्वे, टाइप ऑफ सर्वे दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लिस्ट सेकंड में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्वे दिया गया है। यहाँ पे चलो हम यहाँ से ही देखते हैं हम। जैसे कि एलिडेट होता है, एलिडेट जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिडेट जो होता है, तो एलिडेट जो होता है इसको आप यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है ये आप प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर साइटिंग के लिए, ड्राइंग रेज के लिए आप इसको यूज करते हैं, डायरेक्शन लाइन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेन टेबल दिया गया है। उसके बाद हमारे पास एरो होता है। एरो आपको पता ही है कि भाई एरो जो होता है हम किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो एरो जो होता है एक लीनियर मेजरमेंट को, लीनियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, एरो जो होता है। तो ये आप इसको यूज करेंगे चेन एंड कंपास में, चेन एंड कंपास में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ट्रांजिस्ट वर्नियर थ्रेडोलाइट। ट्रांजिस्ट वर्नियर थ्रेडोलाइट ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप टेकोमीटर
जो होता है टेक्योमीट्री सर्वे जो होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद साउंडिंग रोड जो होती है, साउंडिंग रोड जो होती है, एक ही ऑप्शन बचता है, तो हाइड्रोस्टैटिक सर्वेइंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे, इस तरह से ये मैच होगा। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्वेइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इनलार्जिंग और रिप्रोड्यूसिंग द प्लेन इन जनरल। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा आइडोग्राफ। आइडोग्राफ जो होता है इसका फंक्शन जो होता है वो पेंटोग्राफ जो होता है उसके सेम ही होता है। आइडोग्राफ या फिर पेंटोग्राफ एक ही बात है, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। अगर हम यहाँ पे आइडोग्राफ की बात करेंगे यानी कि पेंटोग्राफ एक ही बात है फंक्शन की, तो ये एक मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप प्लॉटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्लॉटिंग के लिए, प्लॉटिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे, दैट इज जैसे कि आपको जो मैप होता है उसको दोबारा से रीड्रॉ करना है स्मॉलर या फिर लार्जर स्केल पर, तो ये आइडोग्राफ से आप कर सकते हैं। या फिर आपको कोई चीज रिड्यूस करनी है या फिर उसको इनलार्ज करना है, बढ़ाना है, तो ये सारे काम जो करेगा वो आइडोग्राफ ही करेगा। तो इसके फंक्शन जो होते हैं वो पेंटोग्राफ के बराबर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोट्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन ए बिल्डिंग वॉल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ आर मेजर इन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। आपको पता ही है भाई डीपीसी जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वर्क अप टू। मैसनरी वर्क के लिए कितने तक के लिए डिडक्शन नहीं होती है? अगर हमारी ओपनिंग जो है, जो एरिया है वो 0.1 स्क्वायर मीटर तक का एरिया है तो उसके लिए आप कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर के केसेस में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के लिए आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर देख लीजिए, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच मैथड द सम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ बॉल लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉल हैज टू बी फाउंड आउट। तो वो सेंटर लाइन मेथड ही होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट के लिए हमें भाई सब कुछ चाहिए होता है, हमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी चाहिए भाई। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है? 10% का होता है। एंड टूल एंड प्लांट 1 से 1.5% इसका परसेंटेज रहता है। टास्क ऑफ लेबर इन 1 डे, ये भी हमें जरूरी है, ये भी वही चाहिए भाई, कितना काम करेगा। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग अलोंग विद एरिया ऑफ इट्स किचन पेंट्री स्टोर लेबोरेटरी बाथरूम एंड ग्लेज्ड बरांडा इज कॉल्ड। कारपेट एरिया जो होता है बिल्डिंग का अलोंग विद सभी के साथ जोड़कर उसको आप फ्लोर एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, सोइल इन ए 3 फेज सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ। जो सोइल का 3 फेज सिस्टम जो होता है उसमें हमारा सोइल के पार्टिकल भी होते हैं, पानी भी होता है और हवा भी होती है। 3 फेज सिस्टम जो होता है, 2 फेज सिस्टम उसमें दो चीजें होती है, एक तो मिट्टी सभी में होगी भाई। सो यहाँ पर सॉलिड वाटर एंड एयर, इतनी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द कर्व सिचुएटेड एट राइट साइड ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। राइट साइड में जो होता है वो कौन सा होता है भाई?
सो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, जैसे कि ये है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाली साइड जो होती है इसको आप एक्स के नाम से जान सकते हैं। एक्स एक्स एक्सिस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस से इसको नहीं, हम इसको हम वाई से करते हैं भाई। वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो होता है ये फाइनल का परसेंटेज आपको बताता है। एंड ये जो होता है ये हमें पार्टिकल जो होते हैं उसका डायमीटर बताता है। पार्टिकल डायमीटर, जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, तो इसका ये डायमीटर बताएगा। तो ये वाली राइट साइड होगी, तो राइट वाली साइड जो होती है वो कोर्स ग्रेन को दर्शाता है। एंड जो लेफ्ट वाला होता है वो फाइन को दर्शाता है। फाइन ग्रीन सोइल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे राइट के बारे में पूछा गया, तो राइट हमारा कोर्स के लिए होगा। राइट साइड कोर्स ग्रेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ increase in water content due to an increase in the volume of voids is known as swelling। उसको हम swelling बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वर्जिन कंप्रेशन कर्व इज द कर्व बिटवीन। वर्जिन कंप्रेशन कर्व जो होता है वो एक कर्व होता है किसके बीच में? वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव प्रेशर के बीच में। वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव प्रेशर के बीच में। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रूविंग टूल यूज फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट इन। ग्रूविंग टूल जो होता है ये लिक्विड लिमिट में यूज होता है। तो ये आप यूज करेंगे कट करने के लिए ग्रूव को। ग्रूविंग टूल जो होता है ये ग्रूव को कट करने के लिए यूज होता है लिक्विड लिमिट के लिए। तो ये ग्रूव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास ASTM ग्रूव, दूसरा होता है कैसा ग्रैंड टूल। ये दो तरह के टूल होते हैं। तो एक दो यहाँ पे ऑप्शन में यही दिया गया, तो हमारा आंसर यही होगा। दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर भी कि भाई कितने कितने बिर्थ के काट सकता है, तो इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।